हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सबमर्ज बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो किसी फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली मर्ज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर डूबी रहती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो उसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और कुछ लिक्विड के बाहर, मतलब फ्री सरफेस के कुछ अंदर है, फ्री सरफेस के बाहर है, तो इस टाइप की बॉडी को हम बुलाते हैं फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज बॉडी में और भी कोई डिफरेंस होता है, देखते हैं। पहले मान लेते हैं ये कोई, यहां पे लेते हैं सबमर्ज, यहां पे लेते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग बॉडी, सबमर्ज बॉडी, ठीक है। तो सबमर्ज का मतलब जो कंप्लीटली मर्ज है। मान लीजिए ये फ्री सरफेस है किसी लिक्विड का, तो इसके अंदर जो कंप्लीटली डूबा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लिक्विड है आपका पूरा, तो उस टाइप को हम बुलाते हैं सबमर्ज बॉडी। अब इस सबमर्ज बॉडी में क्या, देखिए ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ बुयांसी है। तो अगर हम इसको टिल्ट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं इसकी पोजीशन से, और मान लेते हैं पोजीशन बाद में इस टाइप की हो जाए, तो इसमें मेन पॉइंट समझने का ये है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बुयांसी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कभी चेंज नहीं होती, सेंटर ऑफ बुयांसी भी इसमें चेंज नहीं होगा। जो सबमर्ज बॉडीज है, जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं या टिल्ट करते हैं, तो सेंटर ऑफ बुयांसी पहले भी एक्सिस पे लग रहा था, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, अभी भी अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट ये फ्लोटिंग में ऐसा नहीं होता। फ्लोटिंग का मतलब समझते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये पोर्शन तो अबोव द फ्री सरफेस है, ये पोर्शन बिलो द फ्री सरफेस है, इतना पोर्शन इसका लिक्विड के अंदर है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है, सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होगा, पहले तो उसको समझिए। सेंटर ऑफ बुयांसी विल बी सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी of fluid displaced is the center of buoyancy, center of फ्लोटिंग बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बुoyancy क्या होता है, जितना जितना बॉडी, जितना ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है या लिक्विड के अंदर है, उतना ही डिस्प्लेस हुआ होगा, उसकी सीजी भी होगी अपनी। देखिए ये ऑब्जेक्ट की ये डायमेंशन इसके अंदर है, तो इतना ही फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया होगा, तो उसकी अपनी सीजी भी तो होगी ना, जितना डिस्प्लेस हुआ उसी सीजी को इसका सेंटर ऑफ बुoyancy बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है फ्लोटिंग बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बुoyancy क्या है, तो आप बोलोगे जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उसका जो सीजी है वही सेंटर ऑफ बुoyancy होगा। तो अगर हम इसको टिल्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर देता हूं, तो अब सीजी तो अभी भी यहीं पर रहेगा, बट सेंटर ऑफ बुoyancy जो पहले यहां पे था, अब वो कहीं पर यहां पे आ जाएगा। दिस इज योर न्यू सेंटर ऑफ बुoyancy। तो जो बुoyancy फोर्स है वो यहां पर लगेगा। तो ये मेन पॉइंट होता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ बुoyancy शिफ्ट होता है, ठीक है, जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करते हो। क्यों, देखिए पहले ये शेप थी ऑब्जेक्ट की जो फ्लूइड के अंदर है, अब ये इतना पोर्शन फ्लूइड के अंदर है, तो इसका डिफरेंट सीजी होगा, जो इसका सीजी होगा वही तो सीजी होगा। इसका मतलब जो इस शेप का सीजी होगा वही सेंटर ऑफ बुoyancy होगा। तो यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो कहीं पर यहाँ पर आएगा। तो सेंटर ऑफ बुoyancy शिफ्ट होता है फ्लोटिंग के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालेंगे तो बी और जी से काम नहीं चलेगा, हमें एक और पॉइंट चाहिए, कोई फिक्स पॉइंट चाहिए
देखिए इस केस में तो बी और जी से स्टेबिलिटी को डिफाइन किया था, अगर बी नीचे जी ऊपर तो स्टेबल है, अगर बी, देखिए हमने आपको बताया था लास्ट टाइम बी और जी पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, अगर जी और बी सेम पॉइंट पे है तो क्या है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे है इसके ऊपर। बट अगर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो बी और जी से आप डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि बी तो शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हमें एक नया पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम मेटा सेंटर बुलाते हैं, ठीक है। तो उसी से डिफाइन होगा कि मेटा सेंटर से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिसाइड होता है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए मान लेते हैं ये फ्री सरफेस है, ठीक है, और ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये थी आपके, अभी इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है ये, और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और कहीं यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ बेयोंसी है, ठीक है, सेंटर ऑफ बेयोंसी। अब जैसे ही हम इसको थोड़ी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इसकी ये पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पर जी है, जो बी पहले यहाँ पे था अब वो बी कहीं पर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, बी डैश बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे हम इसको, बी डैश। तो बी डैश का जो अब यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ बेयोंसी पे, बेयोंसी फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। जी पे क्या एक्ट करता है, जी पे आपका वेट एक्ट करता है डब्ल्यू। तो हमने डिस्टरबेंस दी थी इस डायरेक्शन में, ये डिस्टरबेंस की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल जो आपने डिस्टरबेंस दी है, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है आपने, बट ये तो है एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, एक्सटर्नल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है हमने थीटा, ठीक है। अब इस थीटा के कारण जो पहले बी था वो बी डैश हो गया है, इसका मतलब हमने आपको लास्ट टाइम अभी बताया है कि जो फ्लोटिंग बॉडी में सेंटर ऑफ बेयोंसी शिफ्ट होता है और अब यहाँ पे एक्ट करेगा सेंटर ऑफ बेयोंसी, बेयोंसी फोर्स, वेट यहाँ पे है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे दी है, और जो आपका रजिस्टिंग कपल है वो कैसे जनरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, देखिए ये इस डायरेक्शन में कपल, तो ये क्या है हमारा रजिस्टिंग या रीस्टोर, इसे हम एक और नाम होता है रीस्टोरिंग कपल। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सी कंडीशन हुई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान दीजिए जो ये पॉइंट है एम, इसको बुलाते हैं एम, अब क्या है, इसी को मेटा सेंटर बुलाते हैं, एम का नाम क्या है, मेटा सेंटर, एम इज योर मेटा सेंटर, मेटा सेंटर। देखिए जो बॉडी की एक्सिस और बेयोंसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को बुलाते हैं मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बेयोंसी, बेयोंसी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जहां पर बॉडी की एक्सिस को कट करेगा उसी को हम बुलाएंगे मेटा सेंटर। या इसको एक और डेफिनेशन होती है, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है, जब भी आप किसी बॉडी को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वो किसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, उसी पॉइंट को बुलाते हैं मेटा सेंटर, ठीक है।
तो मेटा सेंटर अगर जी से ऊपर है, ठीक है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई आपकी, एम लाइज अबोव जी। जो मेटा सेंटर है अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबोव लाई करता है तो वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है तो बताइए मुझे क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, इसमें कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो क्या ये डूबेगा, ठीक है, या तैरता रहेगा, ठीक है, या अपनी तैरने का मतलब है कि वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो आप बोलोगे मुझे बताइए मेटा सेंटर और जी में क्या रिलेशन है, कौन मेटा सेंटर ऊपर है या जी ऊपर है। अगर जी एम से ऊपर होता तो ये अनस्टेबल होता, इस केस में स्टेबल है। तो अब हम देखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, क्या हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एम लाइज अबोव जी। सेकंड पे आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, देखिए second case is unstable equilibrium। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, मान लीजिए ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, पहले इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, ठीक है। जैसे ही हम इसको टिल्ट कर देते हैं, मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का हो गया, जो पहले बी यहाँ पे था अब वो बी कहीं पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एम आपका यहाँ पे है, इसको आप जो बी पहले यहाँ पे था, नाउ दिस बी बिकम्स हेयर, और जो जी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो वेट की डायरेक्शन ये है आपकी और हमारी सेंटर ऑफ बेयोंसे की डायरेक्शन हमारी ये है, बी डैश यहाँ पे है। अब जो जो बी की डायरेक्ट जो बेयोंसे फोर्स लाइन ऑफ एक्शन को कट करेगा वो कहीं पर यहाँ पर होगा, एम। देखिए क्या किया हमने, हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अगेन ये बॉडी की शेप इस टाइप से थी कि जो इसका बी है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बी डैश, ये पॉइंट है न्यू, तो बी डैश पे क्या लगता है, बेयोंसी फोर्स, जी पे क्या लगता है, वेट, और वेट और बेयोंसी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उस की डायरेक्शन सेम हो गई है एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, ठीक है। तो जो बॉडी ने कपल जनरेट किया है वो उसी की डायरेक्शन में है जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है, तो ये बॉडी वापस शेप में नहीं आएगी और उसी डायरेक्शन में गिरती चली जाएगी, तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे क्या बुलाएंगे हम, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे G कहाँ पे है, ऊपर, और M कहाँ पे, नीचे, M लाइज बिलो G। जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई करता है किसी फ्लोटिंग बॉडी में तो उस कंडीशन को बुलाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्टरबेंस किया है उसी डायरेक्शन में कपल जनरेट हो गया W और FB के बीच में, इसीलिए बॉडी को पूरा घेर देगा, नीचे की तरफ ही टिल्ट कर देगा, वापस नहीं लाएगा। रिस्टोरिंग कपल नहीं है यहाँ पर, जहां पर भी रिस्टोरिंग कपल नहीं होता वहां पर कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो ये कौन सा केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल लास्ट कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कौन सा होगा, थर्ड केस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर ही B है, यहां पर ही G है, तो आप इसको डिस्प्लेस भी करोगे। ठीक है, तो जो आपका G है यहीं पर M आएगा। ठीक है, और यहीं पे B है, तो ये जो पॉइंट है, ध्यान दीजिए, चलो इसके इसमें हम मान लेते हैं कि G ऊपर है, B यहाँ पे है, तो बाद में टिल्ट होने के बाद M और G सेम पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, M और G क्या होगा, G W यहाँ पे लग रहा है और FB ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कैसा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कोई कपल जनरेट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। जो डिस्टरबेंस आपने दिया है, जितना ये डिस्टरबेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट टिल्ट होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि रिस्टोर करने वाला कोई है ही नहीं, ना तो इसको गिरने वाला है ना कोई रिस्टोर। मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में जो कपल जनरेट होता है FB और W के बीच में जीरो होता है, क्योंकि कपल की कंडीशन क्या होती है, दो फोर्स होने चाहिए पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच में गैप। यहाँ पे क्या है, जो दोनों फोर्स हैं वो पैरेलल तो हैं अपोजिट डायरेक्शन में और कोई बीच में गैप नहीं है, तो कपल क्या होगा, यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, कोई मोमेंट नहीं है। इसीलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, चाहे वो सबमर्ज बॉडी का हो चाहे वो फ्लोटिंग बॉडी का, वहां पे कोई कपल जनरेट नहीं करता है ऑब्जेक्ट अपने अंदर से, जितना डिस्टरबेंस है उतना ही रहेगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, M and G lies at same point। ठीक है, तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई फ्लोटिंग बॉडी की। G और M पे डिपेंड करती है उसकी स्टेबिलिटी। अगर आपकी मेटा सेंटर G से ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मेटा सेंटर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे है तो उनको हम बुलाएंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। देखिए हमें ये तो पता लग गया कि मेटासेंटर ऊपर होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकता है, कम स्टेबल। तो जितनी ज्यादा G ऊपर होगा M से, दैट मींस मेटा, इसको हम बुलाते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। जितनी ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी उतना ही ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। कैसा होगा, स्टेबल। तो M और G के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। बट स्टेबिलिटी के साथ एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि कंफर्ट कम हो जाता है। वो क्या करेगा, गिरेगा तो नहीं, बट वो वाइब ऑसिलेट, इसको हम बुलाते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काफी इंक्रीज हो जाएंगी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस वो डिपेंड करता है कि कितना कंफर्ट आपको चाहिए। थैंक यू।